जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम या बिहार बीएड हो गया, या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप जानते हैं साथियों, टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल लगभग हर एक स्टेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पूरे 50 प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं। अंत में आप जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल राइट करने का प्रयास किया है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा साथियों, जो यूपी बीएड का एग्जाम होता है, इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं थोड़ा नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें थोड़ा सा यूपी से जो है अप लेवल पूछा जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ जो है कवर की जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं, उसको आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखें सब लोग। शिक्षण की प्रभावशीलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? शिक्षक के सुंदर होने पर, शिक्षक के विषय ज्ञान पर, शिक्षक की लिखावट पर, शिक्षक की उम्र पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यहां पर आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, डी भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जहां ज्ञान का जो है हस्तांतरण होता है। यदि शिक्षक को अपने विषय यानी सब्जेक्ट की जो है गहरी समझ नहीं होगी, तो वह छात्रों के तर्कों और शंकाओं का उत्तर नहीं दे पाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए जो है सामग्री का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी आप कह सकते हो सब्जेक्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। यदि कोई छात्र जो है कक्षा में लगातार अनुशासनहीनता करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, और एक क्लासरूम में है, तो वहां पर कुछ बच्चे जो है अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आप जो है ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देंगे, उन्हें कठोर शारीरिक दंड देंगे, कारण जानने और परामर्श देने का प्रयास करेंगे, उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देंगे। बताइए आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर बताएं। तो भाई देखिएगा, उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। स्कूल से बिल्कुल नहीं निकालना है। ठीक है, उसे कठोर शारीरिक दंड देना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कारण जानने और परामर्श देने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, रोक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर बताएं। चलिए, कक्षा में जो है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए बताएं? उन्हें भाई प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछना जो है इस बात का प्रमाण है कि छात्र जो है सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्कूलों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, केवल मिड डे मील देना। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का साथियों उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बताइए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना। 5 क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है आनंददायक बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, अनुशासन बनाए रखना या कॉपी जांचना
यह जो है शिक्षक का यांत्रिक कार्य होता है। असली कला साथियों वह है जिसमें कठिन से कठिन विषय को इतना रोचक बना दिया जाए कि छात्र बिना किसी दबाव के खुद ब खुद सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। शिक्षण की खेल विधि प्ले वे मेथड किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। शिक्षण की जो है खेल विधि किसने दी थी? यहां पर जो लोग जा रहे हैं कुक, कार्ल डेवेल कुक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोल्डवेल कुक ने जो है अपनी पुस्तक प्ले वे में बताया कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना सबसे प्रभावी होता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। शिक्षण की खेल विधि किसके द्वारा दी गई? कुक के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर है, बताइए। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल जो है किस पर है? 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अवलोकन पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, सतत का अर्थ है साल भर चलने वाली प्रक्रिया और व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक यानी खेल, कला आदि दोनों पक्षों का विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य दोस्तों रटने के बजाय सीखने की कमियों को समय पर पहचानना है। ठीक है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल जो है किस पर होता है? बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर गलत, केवल रटने की क्षमता पर गलत, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अवलोकन करने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित, प्रयोगात्मक और आलोचनात्मक सोच पर आधारित, रटंत विद्या पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। ये सभी सवाल साथियों सिंपल, आप देखिएगा, ये मत सोचिएगा बहुत साधारण से क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यूपी बीएड में जो है ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पर बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, नई शिक्षा नीति जो है किस मॉडल पर आधारित है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। 5+3+3+4। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि नई शिक्षा नीति जो है किस मॉडल पर आधारित है, आप बताएंगे 5+3+3+4। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है सवाल पेपर में आ चुका है, ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा, तो हमने बताया कि नई शिक्षा नीति जो है किस मॉडल पर आधारित है? 5+3+3+4। बार बार ये इसलिए मैं इसको आपको रटवा रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला सवाल, कक्षा में संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सामान्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त उत्तर करेंगे। यहां पर जो लोग जा रहे हैं छात्र केंद्रित, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का समय सामान्यतः कितना होता है? यह प्रश्न आपका यूपी में आ चुका है, बिहार बीएड में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं। चलिए, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का सामान्य समय जो है कितना होता है? 36 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट और आपका दिया है 20 मिनट। सही उत्तर क्या है भाई, बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 36 मिनट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ें और देखेंगे यहां पर हम लोग अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक दिवस जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए फटाफट उत्तर कर दें आप लोग। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। अगला सवाल देखें, एनसीटीई का मुख्य कार्य क्या होता है? महत्वपूर्ण है, बताइए।
NCTE का साथियों कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता, तो आप ध्यान रखिएगा NCTE का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्या भाई? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका कार्य दोस्तों क्या है? इसका कार्य है शिक्षक शिक्षा के मानकों को बनाए रखना। ऑप्शन बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, एक अच्छे शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताइए। एक अच्छे शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, मित्र और मार्गदर्शक की तरह। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप जानते होंगे NCF 2005, क्या NCF 2005 के अनुसार जो है शिक्षक जो है एक सुविधा दाता है। क्या भाई? NCF 2005 में माना गया है कि शिक्षक जो है एक सुविधा दाता है। यानी जब छात्र शिक्षक को अपना मित्र समझता है तभी वह बिना डरे अपनी समस्याएं साझा कर पाता है। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहाँ पर सी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बहुत शानदार, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। और भाई सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, कहना ना पड़े, आप लोग सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया जाता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? कक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए, शिक्षक का बोझ कम करने के लिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो लोग जा रहे हैं, कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आपका सी विकल्प जो है बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। प्रतिभाशाली छात्र अपनी क्षमताओं को तब पहचानते हैं जब वे निजी ट्यूशन लेते हैं, वे अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, उन्हें अन्य छात्रों से अलग किया जाता है, शिक्षक उनकी प्रशंसा करता है। बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दें। प्रतिभाशाली छात्र जो है अपनी क्षमताओं को तब पहचानते हैं जब, ऑप्शंस दिया गया है, आप लोग उत्तर बताएं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वे अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, किंडरगार्टन प्रणाली जो है, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर बताएं। किंडरगार्टन प्रणाली के जो है जनक कौन है? सवाल नंबर 16 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं प्रोवेल ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोवेल ने जो है 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। ठीक है, किंडरगार्टन का साथियों शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। क्या भाई? बच्चों का बगीचा। यहां शिक्षक जो है एक माली की तरह होता है जो बच्चों रूपी पौधों को विकसित होने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा साथियों, जो आपकी NEP है, ठीक है, NEP 2020, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका RTE एक्ट हो गया, ये भी महत्वपूर्ण है। NCF हो गया, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर हाल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 किस आयु वर्ग के लिए है? बताइए फटाफट, यहाँ पर आप लोग बताएं, सभी दोस्त यहाँ पर बताएं। तो भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट कब बना साथियों? आपसे पूछा जाएगा, तब आप कहिएगा 2009 में। ठीक है, अच्छा, लागू कब हुआ? आपसे ये सवाल पूछेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को जो है ये लागू हुआ था। ये पॉइंट दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों, यह अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर 18, शिक्षण की व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए, प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, कौशलों के विकास के लिए, समस्या समाधान के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं।
सवाल नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षण की व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च स्तर पर जानकारी देने के लिए। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट, यदि छात्र कक्षा में सो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप जो है एक शिक्षक हैं और एक क्लासरूम में कुछ बच्चे सो रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, कारण जानना चाहिए और शिक्षण पद्धति में सुधार करना चाहिए, प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करनी चाहिए। बताएं, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। तो आप देखेंगे दोस्तों, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। आपको यानी विद्यार्थियों को जो है आपको भगवान मानना है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिएगा। उसे डांटना नहीं चाहिए, डांटना तो बिल्कुल नहीं है भाई। और प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करना चाहिए, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं करना है। कारण जानना चाहिए कि बच्चा क्यों सो रहा है, शिक्षण पद्धति में सुधार करना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा सो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो रुचि नहीं ले रहा क्लास में, जो आपका पढ़ाने का तरीका है उसको मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों भाई? तो आप क्या करेंगे भाई? कारण जानेंगे, ठीक है, उसके बाद शिक्षण पद्धति में बदलाव करेंगे, दूसरे शिक्षण पद्धति जो है अपनाएंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बताइए। सवाल नंबर 20 का उत्तर बताएं, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात जो है किसने किया था? सवाल नंबर 20 का राइट आंसर कर सकते हैं जो लोग यहां पर जा रहे हैं स्टीफन एम कोरे पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जब शिक्षक जो है अपनी रोजाना की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से समाधान ढूंढता है तो उसे जो है क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? साथियों, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से सवाल पूछा जाता है पेपर में, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना है, सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा देना है, अमीरों के बच्चों को पढ़ाना है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? ध्यान रखें, सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, यानी सभी बच्चों को जो है भाई एक साथ शिक्षा देना, यही है आपकी समावेशी शिक्षा। ऐसा नहीं कुछ लोगों को अलग करके शिक्षा दो, ऐसा कुछ नहीं भाई कि मान लो कुछ बच्चों को अलग कर दो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ है उनको अलग कर दो, जो बहुत ज़्यादा धीमी गति से हैं, थोड़ा धीमी गति से सीखते हैं, उनको अलग कर दो। ऐसा नहीं करना है, सभी को जो है एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? चलिए, ज्ञान के लिए शिक्षा, शिक्षा के लिए ज्ञान, शिक्षा बिना बोझ के, स्कूल चलो अभियान। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, शिक्षा बिना बोझ के, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र साथियों है शिक्षा बिना बोझ के, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है दोस्तों। यशपाल समिति ने जो है सुझाव दिया था कि स्कूली बस्ते का बोझ जो है कम किया जाए और शिक्षा को बाहरी दुनिया के ज्ञान से जोड़ा जाए, न कि केवल किताबों तक सीमित रखा जाए। ये साथियों एनसीएफ का उद्देश्य, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र है बिना बोझ की शिक्षा, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है? बताइए। 23 का उत्तर कर दें आप। ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संबंध जो है किससे है? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, शिक्षण उद्देश्यों से, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों, बेंजामिन ब्लूम ने जो है सीखने के 3 डोमेन बताए हैं। एक है आपका संज्ञानात्मक डोमेन, क्या भाई, कॉग्निटिव जिसे बोलते हैं। दूसरा आपका है अफेक्टिव यानी भावात्मक, और उसके बाद तीसरा आपका है साइकोमोटर यानी क्रियात्मक, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब हो गया, संज्ञानात्मक का मतलब हो गया दिमाग से सीखना, अफेक्टिव यानी भावनात्मक का मतलब हो गया भावनाओं से सीखना, साइकोमोटर का मतलब हो गया साथियों शरीर से सीखना है, शरीर से सीखना, ठीक है, यानी कोई चीज करके सीखना, यानी शरीर से सीखना, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है? शिक्षण उद्देश्यों से। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है? शिक्षण उद्देश्यों से, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, अध्यापन एक है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, केवल एक पेशा है। बताइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर बताएं। अध्यापन यानी टीचिंग साथियों एक क्या है? कला है यानी स्किल है, या विज्ञान है? कला और विज्ञान दोनों है, केवल एक पेशा है। 24 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह विज्ञान है क्योंकि इसमें जो है व्यवस्थित तकनीकी और सिद्धांतों का पालन होता है। ठीक है, यह कला है क्योंकि साथियों हर शिक्षक जो है, हर शिक्षक का अपनी रचनात्मक शैली से छात्रों के दिल तक पहुंचने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यानी सबकी जो है अलग अलग स्किल होती है। ठीक है, सबकी जो है अलग अलग जो है कला होता है समझाने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखें, बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन का विचार किसने दिया था? बताएं, बेसिक एजुकेशन का विचार किसके द्वारा दिया गया? यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बताएं, डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप कर सकते हैं। गणितीय विकार से, और पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से, मानसिक विकार से। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। साथियों गणितीय विकार जो होता है डिसकैलकुलिया होता है। क्या भाई? डिसकैलकुलिया अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है तो ये आपका गणितीय विकार से होता है। डिसलेक्सिया की बात करें साथियों, ये आपका पठन विकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखें, कक्षा में शोर हो रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जोर से चिल्लाना चाहिए। आप जोर से चिल्लाओगे, कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, डंडा उठाना चाहिए, कक्षा छोड़कर चले जाना चाहिए। बताइए 27 का आंसर बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दें। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। साथियों देखिएगा, चिल्लाने से जो है क्या होगा? क्लासरूम में शोर और बढ़ता है। जब शिक्षक जो है अचानक चुप होकर छात्रों की ओर देखता है तो छात्र अपनी गलती महसूस करते हैं और शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया? बताइए, किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर यहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया था। साथियों किशोरा अवस्था जो है एक तनाव और तूफान की अवस्था है, ये जो है आपका स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टैनली हॉल ने कहा कि किशोरा अवस्था तनाव, दबाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है क्योंकि इस दौरान शरीर और मन में जो है तीव्र हार्मोनल बदलाव होते हैं। ठीक है, तो स्टैनली हॉल का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक शिक्षक की सफलता किसमें होती है? बताइए 29 का आंसर यहां पर बताएं। छात्रों की उच्च सफलता दर में, उसका अच्छा व्यक्तित्व, छात्रों के चरित्र निर्माण और विकास में, बहुत अधिक पैसा कमाने में। बताएं एक शिक्षक की सफलता किस में होती है? 29 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। तो छात्रों के चरित्र निर्माण में ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों अंक जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं लेकिन चरित्र अस्थायी होता है। ठीक है, एक सफल शिक्षक वह है जो समाज को एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक प्रदान करे। ठीक है, तो आप कहेंगे यहां पर एक शिक्षक की सफलता किसमें निहित होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण और विकास में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखें, स्वयं क्या है? बताइए, ये सवाल पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं जो है क्या है? बताएं। ये साथियों आपका एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह साथियों भारत सरकार द्वारा मुफ्त डिजिटल शिक्षा प्रदान करने की पहल है। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि स्वयं क्या है, आप कहेंगे एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट, नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? सजा देना, किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाना, पुरस्कार देना, कुछ न करना। बताएं 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, किसी अप्रिय उद्दीपक को हटाना, ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, बताइए। प्रोजेक्ट विधि के जो है प्रतिपादक कौन है, 32 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। किलपैट्रिक, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप बता सकते हैं। चलिए, जो लोग जा रहे हैं किलपैट्रिक ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, विलियम किलपैट्रिक जॉन डेवी के शिष्य थे। इस विधि में जो है छात्र किसी वास्तविक समस्या पर समूह में कार्य करते हैं, जिससे उनमें सामाजिक और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड जो है, इसके प्रतिपादक कौन थे, आप कहेंगे किलपैट्रिक साहब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। 33 का राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षा का जो है मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, शिक्षक, विद्यालय, छात्र, अध्यापक। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, बताइए। भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको 100% यहाँ से मिलेगी। सुबह 11:30 बजे वाली जो क्लास हुई है उसको जरूर कवर कर लेना जीके जीएस की। और आप जानते हैं रात को 8:30 बजे हिंदी की लाइव क्लास होती है, उसमें जुड़ना बिल्कुल आप मत भूलिएगा। ठीक है भाई, कक्षा में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या हो सकता है, छात्रों की अधिक संख्या, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, माता पिता का अनपढ़ होना, स्कूल का बड़ा होना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, 36 का उत्तर बताएं आप। यहां पर 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक जो है कौन है, राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि आय को निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप बता सकते हैं। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्या भाई, ये आपका जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 जो होता है, ये आपका फार्मूला होता है IQ यानी बुद्धिलब्धि निकालने का। ठीक है, तो आप देखेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, संवेगात्मक वृद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द किसने लोकप्रिय बनाया, 38 का उत्तर बताएं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द जो है किसने लोकप्रिय बनाया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनियल गोलमैन। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखें, शिक्षक को समाज में कैसा स्थान मिलना चाहिए, 39 का उत्तर बताएं। शिक्षक को जो है समाज में कैसा स्थान मिलना चाहिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं सम्मानजनक ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट होंगे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट देखिएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, आयु क्या होती है, बताइए। सेंसरी मोटर स्टेज जो है साथियों, ये आपका कब से कब तक होता है, चलिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय जनित अवस्था, या यहाँ पर आपसे पूछा है, आप लोग बताइएगा। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, ये जो अवस्था मानी जाती है दोस्तों, जीन पियाजे की जो है संज्ञानात्मक की जो है पहली अवस्था है। ठीक है, जीन पियाजे के द्वारा आप सभी को पता होगा संज्ञानात्मक विकास के जो है चरण बताए गए थे। तो जिसमें से जो आपका जो पहला चरण होता है वो होता है सेंसरी मोटर स्टेज। ये आपका होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें साथियों बच्चा दुनिया को अपनी 5 इंद्रियों देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना, इसे जो है समझता है। तो राइट आंसर क्या है, जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्या सबसे महत्वपूर्ण है, बताइए। श्यामपट पर लिखते समय क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अस्पष्ट और सुंदर लेखन। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में जो है श्रम के महत्व का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए,
42 का राइट आंसर क्या है, विद्यार्थियों में जो है श्रम के महत्व का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को अवसर देना चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है ये आपका किससे संबंधित है, 43 का उत्तर आप कर सकते हैं। तो साथियों मोरल डेवलपमेंट, क्या भाई नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी साथियों कोहल वर्ग ने बताया कि बच्चे सही और गलत का फैसला कैसे लेते हैं। उन्होंने जो है हिंज की दुविधा जैसी कहानियों का उपयोग किया। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे बीएड जब आप कर लेंगे, ठीक है, जब आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे, सी टेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये सारे मनोवैज्ञानिक आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। या आप जब बीएड करेंगे उस दौरान अगर आप क्लास करते हैं तो आप ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कोहल वर्ग के द्वारा। ऑप्शन सेकंड राइट। नेक्स्ट, एक शिक्षक को अपने विषय के अलावा और क्या जानना चाहिए, 44 का आंसर बताएं। एक शिक्षक को अपने विषय के अलावा और क्या जानना चाहिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छात्रों के मनोविज्ञान को। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षक को साथियों यह पता होना चाहिए कि बच्चा किस उम्र में कैसे सोचता है, उसकी रुचियां क्या है और वह किस तरीके से सबसे अच्छा सीखता है, ठीक है। तो एक शिक्षक को अपने विषय के अलावा और क्या जानना चाहिए, छात्रों के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। यानी बच्चा क्या सोचता है, कैसे समझता है, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए एक शिक्षक को, ठीक। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के कितने स्तंभ हैं, चलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4, ठीक है। यूनेस्को के अनुसार साथियों शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। अगला, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था, शिक्षण मशीन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। भाई इस क्लास में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक की संख्या रहेगी तब आपको नेक्स्ट क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रोवाइड की जाएगी। ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताएंगे ये क्लास आपको कैसी लगी। शिक्षण मशीन का आविष्कार जो है किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा सिडनी प्रेसी ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, छात्रों के गृह कार्य देने का क्या लाभ है, छात्रों का गृह कार्य देने का क्या लाभ है। 47 का राइट आंसर क्या है, उनमें स्व अध्याय की आदत विकसित होती है। क्या भाई, उनमें जो है यानी छात्रों को होमवर्क यानी गृह कार्य देने का क्या लाभ होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, उनमें जो है स्व अध्याय की आदत विकसित होती है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट, प्रायोगिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या मापना है, बताइए। प्रायोगिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है क्या मापना है, सवाल नंबर 48 का राइट आंसर बताएं। कौशलों का अर्जन, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र यहां पर पूछा है दोस्तों। आप जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो होता है बालक। ऑप्शन सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप बताएंगे। शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका उत्तर आप करेंगे। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जिनका आंसर यहाँ पर आता है, ठीक है। ये क्लास कैसे ली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सुबह 11:30 बजे वाली क्लास ज़रूर कर लेना आप लोग। दोपहर को 3 बजे ये क्लास हुई है। उसके बाद रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी। आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। इन सारी क्लास को आप लोग करते हुए चलें, मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, खूब पढ़ते रहें। अगर कोई डाउट आपका होता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, नहीं तो 9415 76 82 59 पर हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यदि आप चैनल पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा, 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, ये आप लोग मान के चलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।